अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चौथे चैप्टर का अहम तरीन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में सिलेक्ट हो चुका है। इसका सबसे पहले जो फंक्शन है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल। कि ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये पार्शली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये चंद मखसूस मादों को गुजरने देती है, बाकी के लिए एक बैरियर के तौर पे इस्तेमाल होती है। पहले इसका फंक्शन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या करती है, आपको पता है कि ये सेल की एनिमल सेल जो है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसका मेन काम जो है मखसूस मादों को सेल के अंदर या बाहर जाने देना और बाकी के लिए बैरियर बन जाना, रुकावट बन जाती है। यानी जो मादे लिपिड वगैरह के अंदर खाली जाते हैं या न्यूट्रल चीज़ें हैं या पानी है, ग्लूकोज वगैरह छोटे मालिक्यूल हैं, वो इसमें से गुजर जाते हैं, वो सेल के अंदर भी चले जाएंगे, अगर गुजर जाएंगे वेस्ट की शक्ल में है तो वो सेल से बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो मटीरियल होगा उसके लिए एक बैरियर बन जाता है, यानी उसके लिए रुकावट बन जाएगी, उन बातों को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। अब इसके बाद दूसरा इसका मेन फंक्शन है, आज इसमें से जैसे शार्ट में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये शार्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चाहते मखसूस मादों को सेल के अंदर दाखिल होने देती है और बाकी के लिए एक बैरियर बन जाती है, बाकी को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, selectively permeable or partially permeable membrane. Cell membrane allows only selected substances to pass through it and acts as barrier for the other material. और बाकी मादों के लिए क्या करती है, एक बैरियर बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। जैसे इस सेल के बाहर के एनवायरनमेंट है, यानी कोई चीज़ फर गया, प्रोटीन है, इस तरह का कोई और मादा है, कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस कोई चीज़ है, तो उसके लिए एक बैरियर है, रुकावट है, उसको आपने अंदर दाखिल नहीं होने देगी। अच्छा, दूसरा इसके मेन फंक्शन होता है वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी क्या करती है कि एक प्रकाश पैदा करवाती है। अब देखिए फर्क है, जिस तरह मेम्ब्रेन का बात कर रहे थे, एक बैरियर है, ये मादे अंदर दाखिल नहीं होने देगी। अगर कोई मादा आ जाता है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम आयन या पोटाशियम आयन है, अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होना चाहता है तो उसके ऊपर क्योंकि चार्ज है, सोडियम के ऊपर भी चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर भी चार्ज है, तो उसको अंदर दाखिल नहीं होने देगी, उसको रोक लेगी, इसलिए उसकी मिटान बाहर जाने ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसलिए देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन के अंदर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसमें क्या होगा कि सोडियम आयन जो है ये मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब ज्यादा होते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब ज्यादा है, इसका पोटाशियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब ये ज्यादा है। अब इसमें क्या करना है कि अगर फर्ज किया कि सोडियम का कोई आयन मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब है, तो ये क्या करेगी कि उसको बाहर की जानिब धकेल देगी, उसको बाहर की जानिब, यानी सोडियम जो है ये बाहर की जानिब चले जाएगा। अगर कोई पोटाशियम आयन मौजूद है बाहर की जानिब, तो इसको अंदर की जानिब लेके जाएगी, यानी एक ग्रेडियंट पैदा करती है। और जैसे ही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि ये चार्ज रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरह ये सोडियम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाने चले जाएगा और जो पोटाशियम है वो
बाहर चले जाएगा। इसलिए ग्रेडियंट पैदा करती है जिससे मादा जीव आसानी के साथ हरकत कर सकता है। और इसके बाद इसका तीसरा फंक्शन जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट है मादे की जिसमें मादा जो है एनर्जी को इस्तेमाल की बगैर हरकत करेगा, यानी इसमें मादा जो है ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाएगा और इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। इसको हम डिफियम भी कह सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा कि एनर्जी के इस्तेमाल की वजह से डिफियम में देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा इर्तिका से कम इर्तिका की तरफ जा रहे होते हैं। अब जैसे ही मादा ज्यादा इर्तिका से कम की तरफ जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो चुका है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पैदा कर दिया है, अब मटेरियल जो है वो ज्यादा मिकदार से कम की तरफ जाएगा तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें देखते हैं किस तरह अब रेस्टिंग रेपुटेशन में सोडियम की मिकदार बढ़ चुकी है। अब ग्रेडियंट की वजह से क्योंकि पहले ज्यादा है मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर खुद ब खुद चले जाएंगे, जैसे पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो ये बाहर की जानिब चले जाएंगे क्योंकि इधर इसकी मिकदार पोटेशियम के अंदर ज्यादा है, ये खुद ब खुद एनर्जी बगैर इस्तेमाल के बगैर बाहर चले जाएंगे, जैसे सोडियम चाय के अंदर दाखिल हो जाएगा। अच्छा इसके बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथा फंक्शन इसका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल की ऐसी हरकत है जिसमें मादा कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ हरकत करता है। इसमें क्या होगा कि मादा जो है कम मिकदार से यानी लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मादा जो हरकत करेगा। अब देखिए जैसे कि हमने मिसाल ली थी कि सोडियम जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान ये बाहर की जानिब ज्यादा है। अब इसको ये सोडियम के एक या दो आयन हमने बनाए थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब, अंदर उसकी मिकदार कम है बाहर मिकदार ज्यादा है। अब सोडियम जो है इस ये जो अंदर की जानिब मॉलिक्यूल ज्यादा है इसके आयन इसको भी बाहर भेजा जाएगा, यानी कि सोडियम जो है इसको बाहर की जानिब भेजा जाएगा। अब देखिए उसकी बाहर मिकदार पहले ही ज्यादा है, सोडियम आयन की मिकदार पहले ही ज्यादा है। अब जब ये मॉलिक्यूल इसको 20-12 से ज्यादा मिकदार की तरफ भेजा जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी। क्या इस्तेमाल होगा? एनर्जी। और इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें मादा जो है कम मिकदार से ज्यादा की तरफ जा रहा है, इसलिए एटीपी की शक्ल में एनर्जी की शक्ल में इस्तेमाल होगी, एटीपी की शक्ल में एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी। इससे पोटेशियम आयन है इसकी मिकदार पहले ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है बाहर की जानिब कम है, तो अब ये पोटेशियम आयन जो है उसको अंदर की जानिब धकेला जाएगा जब अंदर क्योंकि उसकी मिकदार पहले ही ज्यादा है और ये तकाज के उलट जा रहा है। इसके लिए क्या होगा कि उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी एटीपी की शक्ल में। और इसके बाद होता है फैसिलिटेटेड डिवीजन, इसका पांचवा फंक्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छी ऐसी मादे की हरकत है जिसमें मादा जो है सेल मेम्ब्रेन से गुजरेगा लेकिन इसमें वो प्रोटीन को इस्तेमाल करेगा। किसको इस्तेमाल करेगा? कैरियर प्रोटीन को। इसमें देखिए हमने लिपिड स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन का, तो उसमें लिपिड बाइलेयर के दरमियान किसी किसी जगह पे उसके कैरियर प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी मौजूद थे। इसमें पानी कि ये एक कैरियर प्रोटीन इसके दरमियान है, यह है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन तो जिन वो चीजें जिनका थोड़ा सा बड़ा होता है तो उनको क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है उसको रोक लेती है, तो कुछ मादे क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ इस कैरियर प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना के सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह कैरियर प्रोटीन जो उसकी ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है, इसका फायदा ये भी होता है कि इसमें थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो मेम्ब्रेन के आसानी के साथ दूसरा वो मादे जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अगर मादे कैरियर प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में से गुजर रहे हैं, तो हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। इसकी टाइप है बला पैसिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उसने सिर्फ क्या है कि कैरियर प्रोटीन का साथ लिया है, उसका थोड़ा सहारा ले लिया है और उस
सारे की वजह से वो गुजर गई है। लेकिन इसमें भी ग्रेड क्या उसी तरह ही है कि मिकदार उसकी मादे की बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, मादा ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, लेकिन एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए वो भी एक टाइप क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की है। अच्छा, इसके बाद छठा इसका जो फंक्शन है वो होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये एक अमल है जिसमें मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होंगे और इसमें मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की जानिब फोल्डिंग करेगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब फोल्डिंग की मदद से मटेरियल का दाखिल होना, इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। करके देखें इस तरह ये अमीबा है। अब ये खुराक वगैरह इसके साथ इस अंदर इसके साथ टकराई है सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या करेगी कि ये मेम्ब्रेन जो है ये खुराक भी उसके साथ टकराएगी, मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्डिंग करेगी। इसमें क्या करना है, इस प्रकार के ये खुराक टकराई और ये मेम्ब्रेन अंदर इस तरह करके फोल्डिंग कर दी है और ये फोल्डिंग इस तरह बढ़ती जाएगी हद तक कि इसकी जो मेम्ब्रेन है इस आपस में फ्यूज हो जाती है और यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या करेगी ये कट जाएगी और ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इस फूड वैक्यूल की शक्ल में खुराक अंदर दाखिल होगी, इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी एक ऐसा अमल है इसमें मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होगा और इसमें क्या होगी, इनफोल्डिंग होगी। यानी इनटेक ऑफ मटेरियल by folding of cell membrane in the form of food vacuole, in the form of food vacuole। यानी इसमें देखें कि खुराक अंदर दाखिल हुई है, पहले मेम्ब्रेन ने क्या किया, फोल्डिंग की है, अंदर की जानिब उसने तह बनाई है, फिर एक फूड वैक्यूल बना, तो इसी को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी इसमें इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, इसका एंडोसाइटोसिस। इसके आगे दो टाइप्स होती हैं और ये एंडोसाइटोसिस का क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में सिलेक्ट हो चुका है, या इसकी जो टाइप्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है पाइनोसाइटोसिस और दूसरा होता है इसकी दूसरी टाइप है फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। इसमें पाइनोसाइटोसिस में क्या होगा कि ये जो मटेरियल अंदर की जानिब दाखिल हो रहा है वो लिक्विड हालत में होगा। किस हालत में होगा, लिक्विड की हालत में। अच्छा, इसमें क्या होगा कि मटेरियल जो है वो लिक्विड की शक्ल में होगा, यानी इधर ये जो मटेरियल दाखिल हो रहा था ये किस हालत में है, लिक्विड में। यानी इसमें क्या होगा कि मटेरियल जो है उसी तरह दाखिल उसी नहीं होगा, यानी फोल्डिंग होगी, लेकिन मटेरियल जो होगा वो लिक्विड हालत में होगा। यानी क्या है कि पाइनोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन व्हिच मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट शक्ल होता है, इसे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। अच्छा, दूसरी इसकी टाइप है, इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसे हम इसका दूसरा नाम है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। तो इसमें जो मटेरियल सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के लिए दाखिल हो रहा है वो किस हालत में होगा, बड़ा वो सॉलिड हालत में होगा। जो मटेरियल अंदर दाखिल हुआ वो होगा सॉलिड हालत में और इसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। हम क्या कहते हैं, यानी इसमें जो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो रहा है वो किस हालत में होगा, सॉलिड हालत में। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है शॉर्ट में कि डिफरेंशिएट बिटवीन पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में क्या होगा, ये एंडोसाइटोसिस की टाइप है जिसमें मटेरियल लिक्विड हालत में होगा जो बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के दाखिल होगा, और फैगोसाइटोसिस में ये सॉलिड हालत में होगा और इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और इसका छठा जो फंक्शन है, बल्कि सातवां फंक्शन इसका वो होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इसमें मटेरियल जो है वो सेल से बाहर खारिज होगा और वो इसी तरह बाय एक्सफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होगा। यानी इस तरह एंडोसाइटोसिस ने मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्डिंग की है, इस तरह मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब बाहर की जानिब फोल्डिंग करेगी। अब देखिए जिस तरह हमारे ये सेल है, अब इसके अंदर कोई वेस्ट है, जैसे कोई नकारा मारा है तो सेल उसे जान से छुड़ाना चाहता है तो क्या करेगा कि ये वैक्यूल की शक्ल में इसके साथ आगे टकराएगा, पार्टी मेम्ब्रेन के साथ टकराया है तो मेम्ब्रेन इस प्रकार की एक्सफोल्डिंग करेगी तो ये बाहर की जानिब मेम्ब्रेन जो है वो मुड़ जाएगी और ये मटेरियल उस मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा।
एंड पे जाकर फिर क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन जो यहाँ से कट जाएगी, कटेगी, और ये जो अंदर उसके मटेरियल था वो क्या होगा इस प्रकार के अंदर जो उसके मटेरियल है उसके कटने की वजह से यहाँ से पैर रिलीज हो जाएगा, और वो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन थी वो इस मेम्ब्रेन का दोबारा हिस्सा बन जाएगी। अब ये जो मेम्ब्रेन पहले खत्म हुई थी, यानी एंडोसाइटोसिस में पहले मेम्ब्रेन के साइज में कमी आई थी, लेकिन अब वो जो मेम्ब्रेन में कमी आएगी तो दोबारा इसके जरिए पूरी हो जाती है। यानी उसमें देखिए ना फूड वैक्यूल बनाना अब ब्लड के अंदर दाखिल हुई थी, इससे मेम्ब्रेन कम हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा वो मेम्ब्रेन जो पहले कम हुई है वो दोबारा पूरी हो जाती है। तो ये था एक्सोसाइटोसिस। तो इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से सिलेक्ट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है।